अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने पिछली क्लास के अंदर एबीसी को कंप्लीट किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टारगेट कॉस्टिंग। एक बहुत ही आसान टॉपिक है जी। प्रोवाइडेड दैट इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इनफैक्ट कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करती अगर आपने उसको तरीके से पढ़ा हो। तो लेट्स टॉक अबाउट टारगेट कॉस्टिंग। देखिए मैं सबसे पहले आपको आइडिया देता हूँ कि ट्रेडिशनली क्या होता है और टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, प्लीज समझिएगा। देखिए ट्रेडिशनली बेसिकली ये होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ये चेक करती है कि यार हमारी ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। ट्रेडिशनली हम क्या देखते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। फिर हम ये देखते हैं हमें मार्कअप या मार्जिन कितना चाहिए। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसमें हम मार्कअप या मार्जिन ऐड करते हैं और हमारे पास एक सेलिंग प्राइस आ जाती है। ट्रेडिशनली कभी ये देखा ही नहीं जाता या नहीं देखा जाता था कि यार जिस सेलिंग प्राइस पे हम पहुंचे, हम कैसे सेलिंग प्राइस पे आते थे कि यार हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, हमें मार्कअप या मार्जिन कितना चाहिए, वो उसमें ऐड करें एंड देयर कम्स द सेलिंग प्राइस। तो ट्रेडिशनली तो हम ये देखते ही नहीं थे कि जो सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट की है ओ भाई कस्टमर उस पर खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा। ट्रेडिशनली जो हमारी सेलिंग प्राइस थी वो बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड ही नहीं थी, वो तो बस विद इन ऑर्गेनाइजेशन सारा गेम चल रहा था। टारगेट कॉस्टिंग ने हमें एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। सर टारगेट कॉस्टिंग वाले कहते हैं आप एक काम करें, सबसे पहले आप ऑफ कोर्स एक पूरी रिसर्च कैरी आउट करेंगे और उसके बाद आप पहुंचेंगे किस पे, एक कंपेटिटिव प्राइस पे। सबसे पहले आपको रीच करना है किस पे, एक कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर। यार वो कौन सी प्राइस है, वो कौन सी प्राइस है जिस पे मेरी प्रोडक्ट सेल हो सकती है। तो पहले पूरी मार्केट रिसर्च की जाएगी, उसके बाद बेसिकली आप रीच करेंगे किस पे, कंपेटिटिव प्राइस पे जिस पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी प्रोडक्ट है और जो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट है मोर और लेस सेम है। तो बेसिकली आपने कंपेटिटिव प्राइस लिया। अगर आप बोले जी मेरी प्रोडक्ट तो दुनिया से बिल्कुल यूनिक है, सब कुछ अलग है, तो भाई फिर जो दिल करे चार्ज कर भाई, अगर उसके अंदर क्वालिटी है, दम है तो। यहाँ लेकिन सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ हमने पूरी रिसर्च कैरी आउट की, पूरी रिसर्च कैरी आउट करने के बाद हम एक कंपेटिटिव प्राइस डिटरमिन करते हैं जिस पे बेसिकली हम क्या कर सकें, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि आपने वो कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस जो डिटरमिन की, लेट्स से आपने वो कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस आफ्टर द मार्केट रिसर्च किसी तरह से आपको मिल गई $100। अब इस $100 की जो कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस आपके पास आ रही है आफ्टर कंडक्टिंग द आफ्टर द मार्केट रिसर्च, इसमें से आप लेस करेंगे अपना डिजायर प्रॉफिट कि यार मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए। आप इसमें से अपना डिजायर प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन जो है उसको आप लेस करते हैं, लेट्स से इट इज 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 80 होनी चाहिए। दिस 80 इज बेसिकली टारगेट कॉस्ट। अब आपका सारा फोकस ये होगा कि यार मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट 80 होनी चाहिए है। ट्रेडिशनली क्या होता था, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, अब जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है उस पर नहीं जाना, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट 80 होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 80 है विच इज द टारगेट कॉस्ट, अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो मेरे भाई आप ऑलरेडी जो सेलिंग प्राइस डिसाइड कर बैठे हैं वो तो आपने पूरी मार्केट रिसर्च कैरी आउट की है, उसके बाद आपने कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस डिटरमिन की है। तो आपको पता है 100 में सेल होना ही होना है, 20 का प्रॉफिट आपको चाहिए। तो इट मींस अब सारे का सारा फोकस हमारा इस चीज के ऊपर होगा कि यार किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को 80 में मैन्युफैक्चर करें, किस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 80 हो। अब ये 80 आपकी टारगेट कॉस्ट है। ऑफ कोर्स अब आप क्या करोगे, आप अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालोगे। लेट्स से एक मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि कंपनी की एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है लेट्स से 90। अब बेटा टारगेट कॉस्ट 80, आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है 90, मींस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉस्ट गैप। 90 माइनस 80, 10 का कॉस्ट गैप है। अब आपने बेटा सारा फोकस इसके ऊपर लेकर आना है कि यार किस तरह से इस 10 के कॉस्ट गैप को मिनिमाइज इनफैक्ट एलिमिनेट करें हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। क्यों, और यार अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करने के चक्कर में, कॉस्ट गैप को एलिमिनेट करने के चक्कर में अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर बैठे
तो फिर आप बैठे ही रहे। बोले क्यों सर, हम खड़े नहीं हो सकते? नहीं, फिर आप बैठे ही रहो। तो सर क्यों बैठे रहे? ओ भाई, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्वालिटी पे। कौन खरीदेगा प्रोडक्ट को? अब इस प्रोडक्ट को कौन लेगा? अब कोई भी नहीं लेगा। तो ये तो दिमाग में डाल लो कि मेरे भाई, जब हम कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने जाएंगे तो हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर सवाल ध्यान में उठता है, सर अगर हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो इस 10 के कॉस्ट गैप को रिड्यूस कैसे करेंगे? अरे मां सदके बताएंगे ना आपको, उसके सारे तरीके बताएंगे, सारे पैंतरे बताएंगे आपको। टेंशन नहीं ले आप, उसकी टेंशन ना ले आप। वैसे भी हमारा बच्चा टेंशन कहां लेता, अल्लाह माफ करे। एग्जामिनर टेंशन में आ जाता है, बच्चा टेंशन नहीं ले रहा, पढ़ने का नाम नहीं ले रहा, अल्लाह माफ करे। ठीक है, सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हैं, कब सुधरेगा? बच्चा इन चक्रों में होता है, कभी तो तुक्का लगेगा और हम पास हो जाएंगे। वे फ्लूक नहीं लगते भाई पेपर्स में। खैर वापस आता। तो यार ये जो 10 का कॉस्ट गैप है भाई, इसको कैसे कम करें? तो सीखेंगे ना। किस लिए बढ़ा रहे हैं? इसीलिए तो बढ़ा रहे हैं कि आपको ये चीजें सिखाएं। तो एक मैंने छोटा सा आइडिया दे दिया आपको टारगेट कॉस्टिंग का। मतलब आइडिया छोटा ही दीजिएगा आप, ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको पता है हम बहुत बिजी लोग हैं, हमें इतना पढ़ने का टाइम नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर नहीं लग जाए बेटा, आप बहुत बिजी हो तो। व्हाट इज अ टारगेट कॉस्ट? A target cost is an estimated cost derived by deducting a desired profit margin from a competitive market price. यही बताया था आपको, यही बताया था। Some say that it is the opposite of traditional cost plus pricing philosophy and can be regarded as a price minus costing. Okay. Target costing does not focus on finding what a new product does cost, but it focuses on finding what a new product should cost. ओए मेरी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होनी चाहिए है, सारा फोकस इस पे सर। मुझे ये मत बताओ कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट होनी क्या चाहिए। तो कॉस्ट तो फिर टारगेट कॉस्ट ही होनी चाहिए सर, उसी को अचीव करना है आपने। The firm can only focus on cost reduction, but cost reduction must be in a way that does not affect quality. Because if quality is affected, then there is no benefit of cost reduction. ओए सर जी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर बैठे तो कॉस्ट रिडक्शन का क्या फायदा? क्योंकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके अगर कॉस्ट रिड्यूस हो भी गई तो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। फिर आप देख देख के ना उस प्रोडक्ट को खुश होते रहिएगा कि मेरी प्रोडक्ट है, मैंने बनाई है। तो सवाल ही पैदा होता है फिर कैसे हम कॉस्ट गैप को कम करें। हम बताएंगे ना, जल्दी किस बात की है। रियल वर्ल्ड यूजर्स इंक्लूड सोनी है, टोयोटा है, स्विस वॉच मेकर्स है, स्वाच। इतने मुश्किल नेम में। टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस, और भाई ये प्रोसेस भी पता होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस में इस तरह की बातें भी आ जाती है। डिटरमिन द सेलिंग प्राइस एट विच प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। बेटा सबसे पहले इस पे ध्यान दो, प्रोडक्ट कितने में सेल हो सकती है। सेकंड, द डिटरमिन द प्रॉफिट मार्जिन दैट कंपनी वांट्स टू अर्न। और फिर भाई ये भी डिसाइड कर लो आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। थर्ड, डिडक्ट द प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द सेलिंग प्राइस टू अराइव एट टारगेट कॉस्ट। यही किया भाई। 100 की कंपेटिटिव प्राइस ढूंढ ली मार्केट रिसर्च के बाद, 20 का डिजायर प्रॉफिट है तो 80 हमारी टारगेट कॉस्ट है। यही किया भाई, चेक कर ले। फिर आप अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करें। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपेयर इट विद द टारगेट कॉस्ट। डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट डिफरेंस इज द कॉस्ट गैप व्हिच इज क्लोज फ्रॉम form of cost reduction by sum of cost reduction. अब किस तरह से इसको कॉस्ट गैप को कम कर सकते हैं भाई? हाउ टू क्लोज द कॉस्ट गैप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ठीक है जी, जब आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ज्यादा है, आपकी टारगेट कॉस्ट कम है, डिफरेंस को कॉस्ट गैप कहते हैं। कॉस्ट गैप को कैसे कम किया जा सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, यही तो डिस्कस करने जा रहे हैं, यही तो डिस्कस करने जा रहे हैं। Cost gap is the difference between estimated cost and targeted cost. It can be reduced by using different materials without damaging the quality. मटेरियल चेंज कर दो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भाई। मेड इन चाइना, ताइवान की जगह चाइना ले ली हमने, लेकिन अच्छी क्वालिटी। हमने कहा सर क्वालिटी सेम है सर,
फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट डिजाइन से आप अपनी प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर दो, क्योंकि जो प्रोडक्ट के डिजाइन होते हैं मेरे, आप खुद सोचे ना, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल परफ्यूम सेल करती है भाई मैन्युफैक्चर करने के बाद, और आपकी आधे से ज्यादा कॉस्ट परफ्यूम की बोतल पे आ जाती है, उसकी डिजाइनिंग पे आ जाती है, ओ भाई लोगों ने क्या मतलब उसका डिजाइन दिखाना है लोगों ने एक दूसरे को, असल तो उसके अंदर पड़ा हुआ लिक्विड है, असल तो उसकी वैल्यू है। तो भाई ये डिजाइन थोड़ा सिंपल कर लो यार, वो अंदर जो लिक्विड है अगर उसकी क्वालिटी बेहतरीन तो टेंशन ही कोई नहीं। रिव्यूइंग द इंटायर सप्लाई चेन को आप रिव्यू करो भाई, चेक कर लो कोई नया सप्लायर वप्लायर ले लेते हैं जिससे सेम मटेरियल मिल जाए लो प्राइस पे, ऐसे लोग भी तो होते हैं भाई, दुनिया है ना, हर तरह का सप्लायर मिल जाएगा भाई। यूजिंग लोअर स्किल्ड वर्कर प्रोवाइडेड डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी, ओ भाई अगर कोई इस तरह का काम है जो बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड नहीं है तो ठीक है यार, हम कुछ किसी सेमी स्किल्ड बंदे से भी काम करवा लेंगे, क्वालिटी को डैमेज नहीं करना। लेकिन बाय अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग के, it has generally been seen that costs are reduced 25 to 35% under the target costing as cost reduction is focused right from the start। लेकिन अजी अगर स्टार्टिंग से ये फोकस है कॉस्ट रिड्यूस करनी है, कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो सर डिजाइन फेज से ये सारी कहानी शुरू हो जाती है, मतलब डे वन से ये काम शुरू हो जाता है और लोग कहते हैं भाई 25 से 35% कॉस्ट वाकई कम हो जाती है। From a very start, external factor competitors are focused which may lead to more success। सर देखिए ना, अब आपकी सेलिंग प्राइस मार्केट ओरिएंटेड है, आप मार्केट की रिसर्च के बाद डिसाइड करते हैं कि मैंने प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल करनी है। पहले तो कहानी, और पहले तो इंटरनली हम डिसाइड करते थे, अब हम एक्सटर्नली मार्केट से प्राइस ले रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल विल बिगिन मच अर्लियर देन कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनली तो कहानी अलग थी ना, ट्रेडिशनली तो हम आगे बढ़ेंगे जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वेरिएंस आ गया है, फिर देखें जी एडवर्स है फेवरेबल है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करें क्यों आया है। सर वो तो वेरिएंस तो आ चुका होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, उसके बाद पता चलता है आपको। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टारगेट कॉस्टिंग की बात करूंगा तो कॉस्ट कंट्रोल डे वन से ही शुरू हो रहा है भाई। Implication means consequences of target costing on pricing, cost control and performance management। Pricing, as target costing will result in cost saving, this will enable the company to lower its selling price as well, thereby leading to stronger standing in terms of the market share as well। सर अगर आप टारगेट कॉस्ट, मतलब अगर आपने टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर फोकस है तो सर टारगेट कॉस्टिंग यही माना है आपकी कॉस्ट सेव होगी अगर आप टारगेट कॉस्टिंग में जाते हो, और उससे आपको एक और बेनिफिट है, आप प्राइस भी कम कर सकते हैं। प्राइस कम करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है मार्केट शेयर बढ़ेगा, आप मार्केट के लीडर बन सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, target costing has a favorable impact on cost control as now focus is towards control of cost rather than recording variance or focus किस पे, कंट्रोल पे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, the existence of cost gap can provide a new indicator for performance management, thereby enhancing performance management। सर अब किसी की परफॉर्मेंस को बेसिकली मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर लें यार उसका, आप एक XYZ प्रोडक्ट को लीड कर रहे हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट गैप हम देख लेंगे पहले कितना था अब कितना है, अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा तो आपकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठेगा। सर रिड्यूस हो रहा है तो अब आपकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठेगा नहीं। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, असल में वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट में वो कौन सी फीचर्स है जिसको वैल्यू असाइन करता है, जिसके लिए वो मरता है, जिसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार है, तो भाई उन फीचर्स पे काम करें ना। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स हैं जिसको आपका कस्टमर वैल्यू असाइन नहीं करता, अब भाई अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं और प्राइस बढ़ा रहे हैं तो सॉरी सर, कस्टमर विल नॉट पे यू। एग्जाम्पल, जब परफ्यूम की बोतल के डिजाइन को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा करके और उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा कर देंगे, बहुत मुश्किल है सर, कोई नहीं लेगा। असल उसके अंदर पड़ा हुआ लिक्विड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, उसकी क्वालिटी क्या है। इस बेसिस पे आप डबल द प्राइस चार्ज नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर,
क्योंकि यार बेसिकली जो मेरी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है, मतलब डिजाइन थोड़ी पहनना है, परफ्यूम पहनना है उसमें। अब सर परफ्यूम पहनते थोड़ी ये लगाते हैं। या देखो मतलब मैं बता दूं, इंग्लिश में कहा जाता है जी आर यू वेयरिंग द परफ्यूम, तो ये डिसाइड कर लो कि उसने परफ्यूम पहना है या लगाया है। ठीक है जी, मैं उसमें डिबेट में नहीं जा रहा, वो आपका मत इशू है, आप देख लो लगाना है या पहनना है। ठीक है, तो वैल्यू एनालिसिस के अंदर बेटा अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स है उसको हटा दें। नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स का मतलब होता है ये आपकी प्रोडक्ट की वो फीचर्स हैं जिसके अगेंस्ट कस्टमर पे करने के लिए विलिंग नहीं है। आपने फोकस सिर्फ किस पे करना है, उन फीचर्स पे जिसके अगेंस्ट कस्टमर पे करने के लिए विलिंग है। नमाज ब्रेक लेते हैं जी, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, नमाज ब्रेक होगी खत्म, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग पे मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था। क्या डिस्कस कर रहे थे सर, बता देते हैं। एक्चुअली आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें अगर कोई नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स है तो आप उसको एलिमिनेट करें सर। नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स वो होती हैं जिसके अगेंस्ट आपका कस्टमर आपको पे करने के लिए विलिंग नहीं होता। तो देखते हैं, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग is a concept whereby a product is critically examined by a specialist and then features of the product are divided into value added features and non value added. Those features of product which are important in the eyes of customer are regarded as value added features. Customer impact, customer impact क्या होगा, पे करेगा भाई उसके अगेंस्ट, और नॉन वैल्यू एडेड के अगेंस्ट पे नहीं करेगा भाई। Those features of product which are not important in the eyes of customer are regarded as non value added. Customer does not pay for these features. मिसाल के तौर पे आप मुझे एक चीज बताएं, लेट्स से एक रॉ मटेरियल है जो आपने बाहर से इंपोर्ट करवाना है, कोई जल्दी नहीं है भाई आप पे, वैसे तो हमारे इंपोर्ट पे बैन ही लगा होता है, लेट्स से कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अब वो मटेरियल बाय एरोप्लेन भी आ सकता है, बाय शिप भी आ सकता है। बाय शिप आएगा तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समझे बहुत कम होगी, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू बाय एयरलाइन। अब ना जल्दी है ना कोई मसला है, अब अगर आप उससे एयरलाइन से मंगवा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बेयर कर रहे हैं, तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ज्यादा होने से प्रोडक्ट की फीचर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है। जब शिप से वो चीज आ सकती है और कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शिप से मंगवाओ ना यार, ताकि नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। Therefore, cost should only be reduced in non-value added areas. Value added should not be touched, obviously. आपने value added को touch कर दिया तो फिर तो मसले हो जाएंगे, फिर आप बहुत टची हो जाएंगे, कोई लेगा नहीं आपकी प्रोडक्ट। टारगेट कॉस्टिंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज, बेटा टारगेट कॉस्टिंग को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई नहीं करते, टारगेट कॉस्टिंग को हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अप्लाई हो जाता है। Target costing is difficult to apply in service industry due to some characteristics of service industries. टारगेट कॉस्टिंग को सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई करना मुश्किल है, उसकी रीजन सर्विस इंडस्ट्री की अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, नॉन फिजिकल। अब सर सर्विसेज जो होती है ना वो इंटेंजिबल होती है, पहले से स्टोर नहीं होती ना, एडवांस में तो नहीं ले सकते ना सर्विसेज, इंटेंजिबल है भाई, इंटेंजिबल है ना। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, खत्म। डॉक्टर के 5-10 मिनट आपने ले लिया, दैट्स इट। उसको फीस दी, उसने आपको सब्सक्रिप्शन दी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मतलब वो एक इनटेंजिबल सर्विस उसने आपको दी है भाई। खुद सोचे ना, अब ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई शील्ड भी दी जा रही है, कुछ नहीं भाई, इनटेंजिबल है भाई सर्विस। हेट्रोजेनिटी, unlike a manufactured product, it is difficult to maintain consistency in service. So service में ना हमेशा एक जैसी कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल है। छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं समझाने के लिए। भाई क्रिकेट टीम की बात करते हैं,
भाई हमारी क्रिकेट टीम में मतलब उनका काम क्या है? उनका काम है अच्छे से क्रिकेट खेलो, यानी कि वो क्रिकेट की सर्विसेज देते हैं। लेकिन यार हमारी टीम में अब आप बोलो कि यार हमारी टीम को कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए, बिल्कुल। हमारी क्रिकेट टीम में एक ही कंसिस्टेंसी है कि उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं ये कंसिस्टेंसी है भाई, सर्विस है ना सर। तो सर्विसेज में आप हमेशा एक जैसा थोड़ी होगा। जिंदगी में पहली दफा आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो आपको बहुत अच्छे से मिला, आधा घंटा लगा दिया, एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं आप। सर जिंदगी भर ऐसा थोड़ी होगा बार बार आधा घंटा लगाएगा। हो सकता है सम टाइम वही डॉक्टर आपको 2 मिनट में ही फारिग कर दे, अरे निकल भाई यहाँ से, कोई मसला नहीं है आपको। तो बेसिकली एक जैसी सर्विस हर वक्त नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। साइमल्टेनिटी, सर्विसेज आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम एज दे आर कंज्यूम। तो सर्विसेज जैसे मिल रही होती है वैसे कंज्यूम हो रही होती है। एग्जाम्पल, आप हेयर ड्रेसर के पास बैठ जाए, वो आपको सर्विस दे रहा है, जब आप उठेंगे प्रोडक्ट तैयार हो चुकी होगी, अल्लाह माफ करे। अब आप मिरर में देख के चीखे मारे हैं, जो मर्जी है करें, प्रोडक्ट उसने तैयार कर दिया भाई। पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर, दे कैन नॉट बी। पेरिशेबल है भाई, सर्विस को स्टोर थोड़ी कर सकते, नहीं कर सकते ना सर, स्टोर नहीं कर सकते सर, स्टोर नहीं कर सकते, एडवांस में नहीं ले सकते, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप डॉक्टर साहब के पास चले गए, अल्लाह माफ करे, डॉक्टर ने भाई क्यों आए हो? आपने कहा सर मुझे लग रहा है कि 2 महीने के बाद मुझे बुखार आएगा, तो मैं उसकी मेडिसिन लेने आया हूँ। बोला बेटा आपको किसने कहा कि आपको 2 महीने के बाद बुखार आएगा? आपको तो अभी भी बहुत कुछ आ चुका है। आपके गर्दन के ऊपर वाले एरिया में तो बड़े मसले चल रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं कि 2 महीने के बाद बुखार आया होगा, उसकी मेडिसिन लेने आप आ जा रहे हैं, तो आपको लगता है आप बिल्कुल सही है। बेटा बड़े मसले हैं, बैठे। तो सर्विस एडवांस में नहीं ली जा सकती ना, मां सबके नया मसला हो जाएगा आपके साथ। नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की कोई ट्रांसफर नहीं है भाई सर्विस में, सर्विस ली बस जाओ निकलो। अनलाइक अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, अ सर्विस डज नॉट रिजल्ट इन अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सिमिलरली न्यू सर्विसेज in service industry usually occurs for less frequently than in the manufacturing environment. तो सर्विस ही है ना, वो हेयर ड्रेसर बेचारा तो हेयर ड्रेसर ही है, डॉक्टर डॉक्टर ही है, टीचर टीचर ही है, अब क्या करेगा यार। Due to these difficulties, service industries provide less favorable environment for use of the target costing. फिर भी सर अप्लाई कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा लेस फेवरेबल ही होता है। तो ये थोड़ा सा ना आपको सर्विस इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए कि ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से सर्विस इंडस्ट्री में टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा ये क्वेश्चन 28 देखते हैं। Required. What is the target cost of the polymer used in the manufacture of printer? टारगेट कॉस्ट बतानी है जी पॉलीमर की, जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। ओके, कंपनी सी is currently considering expansion into manufacturing two new products, a printer and a digital camera। दो नई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं भाई, एक प्रिंटर है, दूसरा डिजिटल कैमरा है। कंपनी सी नॉर्मली यूजेस प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ 10% मार्कअप ऑन स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट। जो भी उनकी प्राइम कॉस्ट होती है, लेट्स से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, उसका 10% ये ले लेते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, हल्का सा आइडिया दूं। डायरेक्ट एक्सपेंस ना तो डायरेक्ट मटेरियल है ना डायरेक्ट लेबर है। सवाल ये पैदा होता है कि सर फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, बता रहा हूं। आई सेड डायरेक्ट एक्सपेंस ना तो डायरेक्ट मटेरियल है ना तो डायरेक्ट लेबर है, तो फिर ये क्या है। एग्जाम्पल, लेट्स से आप परफ्यूम मैन्युफैक्चर करते हैं, परफ्यूम की बोतल में के डिजाइन को आपने चेंज करना है। अरे परफ्यूम की बोतल के डिजाइन को आपने चेंज करना है, उसके लिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट परचेज किया। ऐसे ही थोड़ी डिजाइन चेंज हो जाएगा। वो जो इंस्ट्रूमेंट आपने परचेज किया है जिससे परफ्यूम की बोतल का डिजाइन चेंज हो रहा है, वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो एक क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ना तो डायरेक्ट मटेरियल ना डायरेक्ट लेबर है, लेकिन वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। ये उसका 10% ले लेते हैं, इनकी प्राइसिंग आ जाती है। हाउएवर, 10% ऑफ द कॉस्ट मींस मार्कअप लिखा हुआ भी,
However, as both the printer and camera markets are highly competitive, the finance director is considering using क्या? So finance वाले कह रहे हैं टारगेट कॉस्टिंग अप्रोच पे जाए बट wants to retain the same. मतलब टारगेट कॉस्ट पे जाएंगे लेकिन मार्कअप 10% ही रखेंगे. मतलब टारगेट कॉस्ट पे चले जाते हैं लेकिन मार्कअप 10% ही रखेंगे. ओके. ए में ना हमने बताना है व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट ऑफ द पॉलीमर. अच्छा, इनका तरीका क्या है? प्राइम कॉस्ट का 10% ये लेते हैं, यानी कि प्राइम कॉस्ट में 10% ऐड करते हैं तो इनकी सेलिंग प्राइस आ जाती है. प्रिंटर, द मैक्सिमम प्राइस दैट मार्केट विल सपोर्ट इज 200. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टारगेट कॉस्टिंग के अंदर जो पहला स्टेप होता है, हम एक कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस को डिटरमिन करते हैं एक मार्केट रिसर्च के बाद. अब इसकी पहली लाइन पढ़ें तो इन्होंने वो सेलिंग प्राइस बता रहे हैं. द मैक्सिमम प्राइस द मार्केट विल सपोर्ट इज 200. इसका मतलब है बेटा मार्केट 200 से ऊपर आपको नहीं देगी. 200 से ऊपर दुआएं दे सकती है, प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, डॉलर नहीं देंगी. डॉलर तो वैसे ही अल्लाह माफ करे नहीं मिल रहे होते. $200 per unit of the new printer. 60% of the direct cost of each printer is expected to be polymer. सर हर प्रिंटर में 60% ना जो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो डायरेक्ट कॉस्ट जो है बेसिकली वो है पॉलीमर. ओके. हर प्रिंटर के अंदर. अब जरा जागते रहिएगा, हमें टारगेट कॉस्ट बतानी है पॉलीमर की. अब सिनेरियो क्या, हमें टारगेट कॉस्ट बतानी है द पॉलीमर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटर. अब सुनिएगा ध्यान से. लॉजिकली क्वेश्चन 28 में सेलिंग प्राइस हमें पता लग गई है. सेलिंग प्राइस है बेटा 200. इससे ऊपर तो आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते. तो लॉजिकली अगर मैं इससे ऊपर सेल नहीं कर सकता तो मैं कह सकता हूं इस 200 की सेलिंग प्राइस में मेरा 10 का मार्कअप मौजूद है. क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि कंपनी कह रही है ठीक है टारगेट कॉस्टिंग पे चले जाओ लेकिन मार्कअप 10% ही होना चाहिए. अगर मार्कअप 10% है तो ये सेलिंग प्राइस 110% को शो करती है. तो हम क्या कर सकते हैं, 100% कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. आप 200 लें, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 110 से डिवाइड कर दें, या डायरेक्टली 200 को आप क्या करते, 1.1 से डिवाइड कर देते. एक ही बात है. आप कैलकुलेटर यूज करें, यू विल गेट 181.82. यानी कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है 181.82 आ रही है भाई. 181.82 आपकी कॉस्ट आ गई. अब इस कॉस्ट का 60% पॉलीमर है जो पर प्रिंटर इस्तेमाल होता है, और हमने पॉलीमर की टारगेट कॉस्ट निकालनी है. ये जो 181.82 है ये आपकी टारगेट कॉस्ट है. ये टोटल टारगेट कॉस्ट है. ये आपकी टोटल टारगेट कॉस्ट है. इस टारगेट कॉस्ट के अंदर जो पॉलीमर है ना वो 60% है. तो ये लेंगे टारगेट कॉस्ट ऑफ पॉलीमर ले लेते हैं पर प्रिंटर. टारगेट कॉस्ट ऑफ पॉलीमर आप 181.82 का 60% ले लें. आप बेटा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. जैसे मैं यूज नहीं करूंगा बेटा, फिर बेटर है जब यूज करने का दिल करे कैलकुलेटर तो बता दीजिए. ले यार इसका 60% कितना आ रहा है वो 109. अच्छा जी, एक दो चीजें और फिर इस पे दोबारा बात कर लेते. ये प्लीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. जब हम मार्कअप की बात करते हैं तो एक्चुअली मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है. अब अगर मार्कअप 10% है तो सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स क्या होगी, 110%. अगर मार्जिन हो तो मार्जिन में बेसिकली सेलिंग प्राइस 100% होती है. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. मार्जिन में आपकी सेलिंग प्राइस 100% होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर 10% मार्जिन होता तो कॉस्ट 90% होती. तो मार्जिन में बेटा आपकी सेलिंग प्राइस 100% होती है, मार्कअप में आपकी कॉस्ट 100% होती है. और इस सवाल में मार्कअप गिवन है. तो रिसर्च वगैरह कैरी आउट करके उन्होंने खुद ही हमें एक सेलिंग प्राइस बता दी.
जिसके अंदर 10% का मार्कअप मौजूद है। कंपनी की पॉलिसी यही है, क्या चाहे टारगेट कॉस्टिंग पर हो, मार्कअप तो 10% ही लेना है। ठीक है, जिसे बाद लोग होते हैं ना, सानू तो होंडा ही लेना है, वो वाली बात है। तो सिनेरियो बड़ा सीधा है सर। हमने उस सेलिंग प्राइस से टारगेट कॉस्ट निकाल दी, टोटल टारगेट कॉस्ट आ रही है 181.82। इसके अंदर 60% जो कॉस्ट है वो पॉलीमर की है पर प्रिंटर। तो पर प्रिंटर जो टारगेट कॉस्ट आ रही है दैट इज 109। अच्छा जी, अब अगली चीज, assume that target costing principle are adopted, what is the maximum selling price that company C can charge per digital camera? वो कह रहा है assume that target costing principles are adopted। बोला भाई टारगेट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया है, आप बताएं व्हाट इज द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस दैट कंपनी सी कैन चार्ज पर डिजिटल कैमरा। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बताएं जो कंपनी सी चार्ज करेगी पर डिजिटल कैमरा। ओके जी, पढ़ते हैं। याद रखना इनकी पॉलिसी क्या है, टारगेट कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप। तो अगर मुझे डिजिटल कैमरा को लेकर टारगेट कॉस्ट पता लग जाए, उसमें 10% मार्कअप ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। देखते हैं, 40% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ईच डिजिटल कैमरा इज एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्टवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40% of direct cost of each digital camera is expected to be software। सर हर डिजिटल कैमरा में जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसका 40% तो खाली सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब पता है क्या, अगर मुझे सॉफ्टवेयर पता चल जाए तो मुझे 100% डायरेक्ट कॉस्ट पता चल जाएगी। अगर मुझे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पता चल जाए जो कि 40% है, तो मैं बड़े आराम से 100% कॉस्ट मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहे हैं ना, 40% of direct cost of each digital camera is expected to be software। The minimum price company C can source the software necessary to make one digital camera is currently 76। अब यहाँ रुक जाओ। एग्जामिनर ने एक बहुत अच्छा काम किया भाई, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बता दी 76 और डायरेक्ट कॉस्ट का 40% जो है ना वो है सॉफ्टवेयर। तो मैं बड़े आराम से 100% कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। पार्ट बी में 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, तो 40% है सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है 40% को रिप्रेजेंट करता है। एग्जामिनर हमें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बता रहा है 76। अब जागते रहेगा बेटा, अगर डायरेक्ट कॉस्ट का 40% सॉफ्टवेयर है तो हम इस 40% को ग्रॉस अप करके जब 100% पे लाएंगे तो हमें टोटल डायरेक्ट कॉस्ट मिल जाएगी। रिपीट, अगर डायरेक्ट कॉस्ट का 40% सॉफ्टवेयर है तो मैं इसको अगर ग्रॉस अप करूं और 100% पे लेकर आऊं तो मैं बस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको 100% पे कैसे लाएंगे, ये जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट 76 है 40% को रिप्रेजेंट करता है, मुझे इसको 100 पे लाना है। जितनी परसेंटेज पे लाना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जितने परसेंट ये है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कैसे आएगी। आप 76 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 40 से डिवाइड कर दें, तो बेटा आपके पास टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी जो कि 190 आती है। रिपीट, 40% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट इज सॉफ्टवेयर जो कि 76 है। मुझे 76 जो है वो 40% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसको 100% पे लाना है। कैसे लेकर आए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ गई विच इज 190। अब अगली चीज पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। अच्छा, which has been built into the budget। On this basis, the company C has determined that cost gap between the budgeted cost per digital camera and the target cost is 23.7। तो बेटा ये जो आपके पास 190 आ रहा है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, ये बेसिकली आपकी क्या है, बजटेड कॉस्ट। अब वो कह रहा है यार बेसिकली जो कॉस्ट गैप है ना वो कितना दे रहा है, कॉस्ट गैप 23.7।
इसमें से अगर मैं लेस कर दूं कॉस्ट गैप तो मैं बस टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये तो बजटेड कॉस्ट है ना, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जो आपके पास आई है, अगर डेटा पढ़े दैट्स अ बजटेड कॉस्ट। 190 इज नॉट अ टारगेट कॉस्ट, वो तो उल्टा आपको एक कॉस्ट गैप दे रहा है 23.7 का। आप इसमें से 23.7 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगी टारगेट कॉस्ट। तो 190 में से बेटा 23.7 को माइनस करें, यू नीड टू यूज द कैलकुलेटर, आई विल गेट 166.3। ये आपकी टारगेट कॉस्ट है। उसने हमसे ना डिजिटल कैमरा की सेलिंग प्राइस मांगी है, और पॉलिसी वही है 10% मार्कअप। तो टारगेट कॉस्ट में 10% मार्कअप ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। टारगेट कॉस्ट में 10% मार्कअप ऐड कर दें, इसको सिंपली आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें, या एक और काम भी कर सकते हैं, आप इसको 110 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड कर दें, क्योंकि बेसिकली मार्कअप के अंदर जो सेलिंग प्राइस है वो 100 से ऊपर हो जाएगी, और मार्कअप में जो कॉस्ट होती है वो 100% होती है। तो 166.3 बेसिकली 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैंने 10% से इंक्रीज करना है। आप डायरेक्टली 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें, या इसको 110 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, इट्स द सेम थिंग। तो आपके पास बेटा 182.93 आएगा। यही उसने डिजिटल कैमरा की सेलिंग प्राइस आपसे मांगी थी, अगर आप पढ़ें। Assuming that target costing principles are adopted, what is the maximum selling price? तो बेटा maximum selling price per digital camera is this. ये maximum selling price। अच्छा, इसका आंसर भी दे रखा है, देख लीजिएगा। Question 29. The Swiss watchmaker Swatch reportedly used target costing in order to produce relatively low cost, similar looking plastic watches in a company with one of the world's highest hourly wage rates. Suggest ways in which Swatch may have reduced their unit cost of each watch. Sir, ये है बहुत कुछ तरीके, किस तरह से इन्होंने अपनी कॉस्ट को कम किया होगा। Simplification of the production process, allowing cheaper unskilled labor to be used in place of the more highly skilled labor without compromising quality. Huh? Using plastic instead of metal for components, using less packaging, for example expensive boxes replaced with plastic sheets, possible है जी। Sharing components between models can result in economies of scale. This is widely used in the car industry and has helped to reduce costs dramatically, reduce stock holding cost, use cheaper overseas labors. तो बड़े ये वो तरीके हैं जिससे इन्होंने शायद अपनी कॉस्ट को कम किया होगा। अच्छा, क्वेश्चन 30 को देखते हैं। Are the following statement about target costing true or false? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। A risk with the target costing is that cost reduction may affect the perceived value of the product. That is true. बेटा अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करने जाते हैं तो बस एक परसेप्शन है, एक परसेप्शन है कि जी आप कहीं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। A risk that with target costing is that cost reduction may affect the perceived value of the product. ये एक है perception. An effective way of reducing the projected cost of a new product is simplify the design. True. The value of target costing depends on how reliable estimate of the sales demand. Yes, that is also true. So आपको ये पता होना चाहिए यार, बेसिकली देखिए ना, आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जी किस प्राइस पे बेसिकली मेरा कस्टमर मुझसे प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ टारगेट कॉस्टिंग डिपेंड्स ऑन द हाउ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द सेल्स डिमांड। क्योंकि अगर आपकी बेटा सेलिंग प्राइस अगर आपने गलत रख दी, गलत सेलिंग प्राइस रखेंगे तो ऑफ कोर्स जो भी XYZ सेल्स वॉल्यूम हम अचीव करना चाहते हैं वो कभी भी अचीव नहीं हो।
Target costing may be applied to services that are provided free of charge to customers such as cost. No sir, ये false है सर, ये false है. अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज प्रोवाइड कर रहे हो भाई, उसमें मैंने कहां से लगानी है सर्विस कॉस्ट? टारगेट कॉस्टिंग मुश्किल हो जाएगा सर. टारगेट कॉस्टिंग में भी अप्लाई टू सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू कस्टमर सच एज कॉस्ट. नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मसले हो जाएंगे सर. क्यों, खुद सोचे ना यार, मतलब फिर मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा टारगेट कॉस्टिंग. फ्री ऑफ चार्ज में अप्रोप्रिएट नहीं है. क्वेश्चन 31 देखते हैं. The selling price of the product X is 550 for each unit, and sales of the coming year are expected to be 800 units. A return of 30% on investment 5 lakh is in product X will be required in the coming year. बेटा हमें 5 लाख का 30% चाहिए. What is the target cost for each of product X? देखें product X की selling price तो खुद बता दी. Product X की selling price ने बता दी, ठीक है. Selling price बता रहे हैं 550. इसमें से आप लेस कर दें डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट. ये कैसे आएगा? आप कह रहे हो मुझे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट का 30% रिटर्न चाहिए. बेटा 5 लाख की इन्वेस्टमेंट का 30% लें तो आपको रिटर्न चाहिए 1,50,000. और अगले साल जो नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे 800 होंगे. अगर मैं 1,50,000 के प्रॉफिट को 800 से डिवाइड कर दूं तो प्रॉफिट पर यूनिट मेरे पास आ जाएगा. ये मेरे पास आ रहा है 187.5. इसमें से बेटा मैं डिजायर प्रॉफिट माइनस कर देता हूं तो मेरे टारगेट कॉस्ट आ जाएगी. यानी इस मल्टीपल चॉइस में उसने आपको इस चीज का आइडिया दिया है कि यार किस तरह से आप टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब टारगेट कॉस्ट के अलावा यहाँ मेनली जो उसने आइडिया दिया वो ये दिया है डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे आ सकता है. तो डिजायर प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे निकालें. तो ये आपके पास आ रहा है जी 362.5. तो जी मेरे लिहाज से अब आपको टारगेट कॉस्टिंग का थोड़ा मुनासिब आइडिया होना चाहिए. सर नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऑफ कोर्स टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर ही बात करेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. अगला जो लेक्चर होगा वो भी टारगेट कॉस्टिंग पे होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लेक्चर है इसने काफी हद तक टारगेट कॉस्टिंग के अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके बिठा दिए होंगे. बाकी एक दो चीजें आपको पता भी होंगी, दोबारा बता देता हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं. अगर मैं अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की बात करता हूँ तो बेटा सिंस माशाल्लाह 2009 हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और अब कोविड के बाद से बेसिकली ज्यादातर हम बेसिकली ऑनलाइन ही होते हैं. और मैं पर्सनली जो खुद पेपर पढ़ा रहा होता हूँ, आई टीच अल्हम्दुलिल्लाह F5, F6, F7, F9, AFM. AFM में 20 प्रोफेशनल मार्क्स कैसे लेते हैं उसको मैं बहुत तमीज से बताता हूँ बच्चों को भाई. SBR, ATX. और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम पेपर्स में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आई हैव प्रोड्यूस पोजीशन होल्डर्स. सो हर पेपर में F5 में F6, 7, 9, AFM, SBR, ATX हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर्स हम प्रोड्यूस कर चुके हैं. और सिंस 2009 से मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. तो आप हमें ज्वाइन करते हैं, सिंपली यू विल बी इन सेफ हैंड्स. आप मजीद क्वेरीज के लिए हमें आ रहा है व्हाट्सएप नंबर भी रख सकते हैं जी +92 करके 33332. नो नो नो, ये अपना नंबर नहीं देना ना भाई, इंस्टीट्यूट का नंबर दे रहे हैं आपको. 333366214. ये हमारी ASA के एडमिन का नंबर है भाई. ये ASA का व्हाट्सएप एडमिन नंबर है. सिर्फ अपने अपने लोकल बच्चों के लिए बात करें तो 0333366214. आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फर्दर क्वेरीज के लिए. इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एंटरटेन किया जाएगा, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह. सो सिंपली थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ नाइस लाइफ.